नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। यहां पर खबरें विस्तार से बताई जाएंगी और बात करेंगे हम सबसे पहले दिल्ली की, क्योंकि इस समय मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या पूरा देश हो, सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और आज जो एनडीए की बैठक हुई, उस बैठक की खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो लेटेस्ट खबर है जरा उसके बारे में जान लेते हैं। और खबर ये मिल रही है कि एनडीए के तमाम सांसद जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, अब वो जेपी नड्डा के घर पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास में थोड़ी देर में यह बैठक होगी, जिसमें एनडीए के सांसदों के साथ बैठक होगी, चर्चा की जाएगी। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री नहीं होंगे इस बैठक में, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, अलायंस के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके तमाम सांसद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के आवास पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको जेपी नड्डा के आवास पर लिए चलेंगे, वहां से क्या खबर है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया गया है, तो उसके बाद जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल, जो सबसे ज्यादा अब चर्चा का विषय है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लिहाजा बीजेपी अपने तमाम सहयोगियों को किस तरह से खुश रखती है, क्या क्या उनको देती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सीधे रुख करते हैं अमृत तिवारी की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है, अमृत जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेपी नड्डा के आवास के बाहर मौजूद हैं। अमृत, क्या हलचल है जेपी नड्डा के आवास पर? विवेक, देखिए, अब जो है एक तरह से जब तय हो गया कि एनडीए संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी है और राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने के लिए जो है दावा भी पेश किया जा चुका है। जेपी नड्डा के आवास पे हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है और यहाँ पे एनडीए के घटक दलों के नेता पहुँच रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल पहुँच गए हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे क्रम जो है नेताओं के आने का यहाँ पे जारी है। और यह उस बैठक का सबसे बड़ी औचित्य ये है कि देखिए, यहाँ से अब ये मैसेज जो है जाएगा पूरे देश भर में कि पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर के बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। यानी कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। और इसको लेकर के पहली मर्तबा एनडीए के जो घटक दल के जो नेता हैं, संभावित मंत्री होंगे, उन नामों को लेकर के, उनके चेहरों को लेकर के डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, पोर्टफोलियो किस आधार पर कैसे बांटा जाए। आपने बताया प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, तो क्या एनडीए के बड़े नेताओं को बुलाया गया है या सांसदों को भी बुलाया गया है? जी विवेक, अभी जो है यहाँ जो बैठक होगी वो जो डिसीजन मेकर हैं एनडीए के घटक दल के, वो बुलाए गए यहाँ पे, वो पहुँच रहे हैं। और अगर कोई बड़ा नेता इसमें नहीं पहुँच रहा तो उनकी तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे जो है नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो भी एक तरह से बात है, एक तरह से कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा का जो आवास है एक तरह से नेगोशिएशन वाला टेबल बन चुका है और यहाँ पे उसी की बातचीत चल रही है। बिल्कुल यही बात हो रही है अमृत, और यही बातें उस विषय को लेकर और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि नेगोशिएशन किया जा रहा है कि किसको कितना क्या दिया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, अमृत आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति आवास जा रहे हैं और मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे पीएम मोदी। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। अब से कुछ देर में 6 से 7 बजे तक का समय, कभी भी वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं जहां पर पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से ही लगातार, जहां पर राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी की मुलाकात अब से कुछ देर के बाद होने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी तब जब पीएम मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं एनडीए के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, थोड़ी देर में ये मुलाकात होने जा रही है।
और आइए अब बात करेंगे उस खबर की जिस खबर को देखने के लिए आप तैयार भी हैं, क्योंकि 9 जून को तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की शपथ को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, शपथ की तैयारियां हैं, वहां पर सुरक्षा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, खास मेहमान आ रहे हैं, देश के भी खास मेहमान होंगे, राज्यों से तमाम बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें कि विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि दिल्ली में तैयारी किस तरह की चल रही है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शपथ से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। तस्वीर आपके सामने, पीएम मोदी यहां पर मुलाकात करेंगे। आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। तस्वीर आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का काफिला यहां पर नजर आ रहा है, राष्ट्रपति भवन की तरफ पीएम मोदी जा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। आज संसदीय दल की नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी का यहां पर काफिला पहुंच गया है और आज इससे पहले उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात की है और अब राष्ट्रपति से औपचारिक ये मुलाकात, क्योंकि अब शपथ होगी 9 जून को और उससे पहले जो मेल मुलाकातों का दौर है, जो औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ रुख करते हैं। अंचल, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, काफिला हम देख रहे हैं, क्या खबर है? अंचल, आपको आवाज आ रही है? राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे उनके साथ सारे जो उनके घटक दल हैं, सारे लोग उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था मुरली मनोहर जोशी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, तमाम लोगों से मिले थे और अब वो राष्ट्रपति पहुंचे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। देश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और तीसरी बार अब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर। और 9 जून को मतलब रविवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे देश भर से जिलाध्यक्ष और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। मतलब एक मेगा शो टाइप का आप समझ लीजिए कि होने वाला है, एक शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तमाम मतलब अधिक से अधिक लोग इस समय के साक्षी बन सकेंगे। वीआईपी पहुंचेंगे, लेकिन खास बात है कि कुछ खास लोग भी पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अंचल बता रहे थे कि शपथ को लेकर तैयारियां हैं और हम भी आपको अब जानकारी दे देते हैं कि आखिर मोदी की शपथ में कौन कौन शामिल होंगे और तैयारी किस लेवल की चल रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, यानी 293 सांसदों के समर्थन के साथ ही नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ 9 जून को होगी और एक भव्य कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे। 1962 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक व्यक्ति देश में लगातार तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी की शपथ को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक शपथ कार्यक्रम होगा। देश भर से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होंगे। हर राज्य के प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। उधर कई देशों से खास मेहमान भी दिल्ली आ रहे हैं। खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों से मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी की शपथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, सेशेल्स के राष्ट्रपति विविल रामकलावन शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।
उधर इस बार मोदी की शपथ समारोह में कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जा रहा है जो वीवीआईपी कैटेगरी में भले ही ना आते हों, लेकिन उनके काम को हमेशा मोदी सम्मान करते हैं। मोदी की शपथ के साक्षी बनने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो के कर्मचारी, ट्रांसजेंडर और सफाई कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा हो या फिर प्रयागराज में कुंभ आयोजन को सफल बनाने वाले कर्मचारियों का पैर धुलना हो, पीएम मोदी हमेशा उन लोगों को सम्मान देते रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। 9 जून को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट होने वाली है। सिक्योरिटी ऐसी होगी जिसके बाद एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शपथ कार्यक्रम की सुरक्षा G20 कार्यक्रम जैसी होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर होगी। होटलों में डीसीपी रैंक के कमांडर की तैनाती रहेगी। जमीन और आसमान से इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी होगी। कुल मिलाकर अब देश की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की शपथ पर है। रविवार को तीसरी बार मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और मोदी को उनके सहयोगी दल कितना मजबूत बनाना चाहते हैं उसे आप इस बात से देखिए कि नीतीश कुमार ने आज कह दिया कि हम तो चाहते ही हैं कि आप आज ही शपथ ले लीजिए। कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मोदी की शपथ को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और अब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो शपथ की तैयारी है और क्या कुछ खास रहने वाला है तीसरी बार शपथ में, आदर्श की तरफ रुख करते हैं। आदर्श लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर भी हैं। आदर्श, जरा बताइए इस शपथ को लेकर क्या खास तैयारी इस बार हो रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में माना जा रहा है कि पूरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन मजदूरों को भी इसमें बुलाया जाएगा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आसपास के देशों के कई ऐसे मेहमान हैं जिनको जो देश के प्रमुख हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। माना ये भी जा रहा है खेल जगत की हस्तियां, फिल्म जगत की हस्तियां और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां जो हैं उनको भी बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित लोग हैं माना जा रहा है कि उनको भी बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है और इसमें कहीं न कहीं पूरे भारत की झलक दिखे, इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि एक भारत को लेकर कैसे समेकित भारत को लेकर साथ चलने की योजना बनाई जा रही है, इसकी भी एक झलक दिखाई जाए। विवेक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक मैसेज देने की तैयारी भी है जैसा कि आदर्श हमें बता रहे हैं, और शपथ की जिस तरह से तैयारी की जा रही है वो बेहद खास है क्योंकि तीसरी बार 1962 के बाद कोई एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और अब हम बात करते हैं हम साथ साथ हैं की। क्या है हम साथ साथ? ये तस्वीर है जो ये लिखने पर आपको मजबूर करती है कि हम साथ साथ हैं, और हम साथ साथ हैं एनडीए लगातार इसकी लोगों के बीच मैसेज भी दे रही है। और आज भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना गया और उस संसदीय दल के नेता में जब पीएम मोदी का नाम प्रस्तावक के तौर पर राजनाथ सिंह ने रखा तो वो तस्वीर जब सामने आई वो महत्वपूर्ण थी। तमाम दलों के नेताओं ने, जो कि एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने मेज थपथपाकर मोदी मोदी कहकर लगातार स्वागत किया और पीएम मोदी को लेकर उन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम लिख रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, जब तस्वीर सामने आई है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जहां पर क्या हम साथ साथ रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि जेडीयू और टीडीपी यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो लगातार चलती रहती हैं। और आइए शुरुआत इस बात से करते हैं कि जेडीयू की क्या बड़ी मांग है जिस पर हम साथ साथ हैं, ये बात टिकेगी या नहीं। क्योंकि बिहार के लिए विशेष दर्जा, अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार, रेल मंत्रालय की मांग, कृषि मंत्रालय की मांग, वित्त मंत्रालय की मांग, ये
तमाम जो डिमांड्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या हम साथ साथ हैं, जेडीयू रहेगी। हालांकि आज उन्होंने जरूर कहा है नीतीश कुमार ने कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको कहते नहीं। तो जेडीयू की मांग तो ये है। अब जरा टीडीपी की मांग भी देख लेते हैं, क्योंकि टीडीपी की मांग ये है कि लोकसभा का स्पीकर पद दिया जाए। सड़क परिवहन मंत्रालय की मांग की जा रही है, जो कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा इसी मंत्रालय में काम हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग की जा रही है कि ये वाला मंत्रालय मिल जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो हम आपके साथ हैं। हालांकि सारी खबरें सूत्रों से आती हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे नेता तो कह रहे हैं कि हम बगैर शर्त के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन में है, लेकिन दबे स्वर में अपनी मांग भी रख देते हैं और यहां वहां से फिर चर्चा सामने आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की जा रही है, आवास एवं शहरी मंत्रालय की मांग की जा रही है, कृषि मंत्रालय की मांग की जा रही है, जल शक्ति मंत्रालय की मांग की जा रही है, सूचना मंत्रालय की मांग की जा रही है। इतने सारे मंत्रालयों की मांग अगर टीडीपी करेगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम साथ साथ हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों के तस्वीरों के साथ साथ अब लोगों के मन में ये बात जरूर है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे। आज जो दावा किया है, क्या उन दावों के बाद इंडिया गठबंधन जो एक सोच कर चल रहा है कि कभी तो ये साथ छूटेगा और कभी तो बिखराव आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अगर जो जिक्र चला है हम साथ साथ है का, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अब इस रिपोर्ट को आप देखिए। लीजिए, एनडीए सरकार को लेकर चल रही चर्चाओं के साथ अब इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो गया कि मोदी ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जब पीएम मोदी दाखिल हुए तो एनडीए के सभी सांसदों के साथ एनडीए सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम और मौजूदा सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने गर्मजोशी से मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी के नाम पर मुहर लगाने के लिए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने जैसे ही प्रस्ताव रखा, उसके बाद सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी सांसदों ने मेज थपथपाकर अपना समर्थन दिया। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी अनुमोदन किया। देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से मोदी कितने मजबूत होंगे, चर्चा इसी बात को लेकर थी। गठबंधन की सरकार चलाना मोदी के लिए मुश्किल रहेगा। तो रिपोर्ट हम आपको पूरी दिखाएंगे जरूर, बीच में इसलिए रोकिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस तस्वीरों को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच ये मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी ने गुलदस्ता भेंट करके अभिवादन किया है राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का ये मुलाकात हुई है। पीएम मोदी आज एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और उस जो औपचारिकता थी उसके पूरा होने के बाद यहां पर अब आप देखेंगे कि समर्थन पत्र भी, जो दावा सरकार बनाने का पेश किया गया है, वो भी यहां पर पेश किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली से तस्वीर है, राष्ट्रपति भवन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। 9 जून को शपथ होने जा रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ भेंट भी दी है राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने। और ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, संभवतः ये सरकार बनाने का जो दावा पेश करने का लेटर होता है, ये वो हो सकता है, या फिर शपथ को लेकर भी 9 जून को जो शपथ होने जा रही है उसको लेकर भी ये लेटर हो सकता है। हम आपको और ब्रीफ करेंगे, लेकिन तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रहे हैं, एक ही फ्रेम में मुलाकात हुई है। आज पीएम मोदी ने जब उनको एनडीए दल का नेता चुना गया, उसके बाद सबका अभिवादन किया है
पीएम मोदी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात हो चुकी है, मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात हो चुकी है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको, तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये जो आपको पत्र दिख रहा है, ये राष्ट्रपति ने इनविटेशन दिया है प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है और इसी को लेकर हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। मोदी ने आज विपक्ष को करारा जवाब दिया है। मोदी ने कहा है कि ईवीएम को लेकर विपक्ष ने लोकतंत्र को बदनाम किया, ऐसा माहौल बनाया गया कि ना जाने क्या हो जाएगा। ना हम हारे थे ना हारे हैं, अपनी जीत को पचाना हम जानते हैं। देखिए मोदी क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष को लेकर। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। और सीधे रुख करते अपने सहयोगी की तरफ, अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। ईवीएम से लेकर जो षड्यंत्र पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि न जाने क्या हो जाएगा 1 जून से 4 जून के बीच में, आज पीएम मोदी ने तमाम बात कही है। बिल्कुल विवेक, पीएम के 72 मिनट के भाषण में उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी है और आज बहुत ही सधे हुए अंदाज में उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा और खास करके ईवीएम को लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है, मैं पूछना चाहता हूं कि ईवीएम जिंदा है या मर गई है, क्योंकि ये वही ईवीएम है जिसे लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाते रहा है कि ईवीएम से चुनाव अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, उसमें धांधली होता है। लेकिन जब 4 तारीख को नतीजे आ गए, उसके बाद विपक्ष ने एक भी स्वर जो है ईवीएम के खिलाफ नहीं निकाला। तो आखिर क्या वजह है? तो इस तरीके से पीएम देखिए आज बहुत ही अलग अंदाज में नजर आया और उन्होंने देखिए सबसे बड़ी बात क्या है विवेक की, उन्होंने अपने 72 मिनट के भाषण में 19 बार जो है उन्होंने एनडीए का जिक्र किया है। ये बड़ा आंकड़ा है। और 13 बार देखिए भारत, 9 बार अलायंस, 6 बार
जो है नतीजे की तारीख, मतलब उन्होंने एकजुटता एकता की मिसाल जो है इसको दिखाने की कोशिश की है पीएम ने। और जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि एनडीए पहले भी था, एनडीए अभी भी है और एनडीए बाद में भी रहेगा। तो ये बिल्कुल, और अनमोल विजन की भी बात की है उन्होंने कि 25 साल का विजन जो है वो विकसित भारत बनाने का है। सरकार लगातार उस विजन पर काम भी कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अनमोल हमें एक खबर दे रहे थे। अब हम आपको आज के दिन की वो 6 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था तो वो बड़े कौन से खास मूवमेंट थे, उसको दिखाने की सबसे पहले आप पहली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में दाखिल हुए और सबसे बड़ी बात यह थी कि पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया, अपनी आस्था जाहिर की और प्रणाम करके झुककर नमन किया है संविधान को, क्योंकि इसी संविधान पर इस पूरे चुनाव पर तकरार बढ़ी थी। यह दावा किया गया था विपक्ष की तरफ से कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर 400 पार आ गए, अगर सरकार बन गई तो उसी संविधान के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जरा दूसरी तस्वीर चलाइए, क्योंकि पीएम मोदी जब यहां पर संसदीय दल के नेता चुने गए तो सभी लोगों ने, एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेताओं ने, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर चिराग पासवान हो, सभी ने ये हार पहनाकर जीत के लिए जो बधाइयां थी वो पीएम मोदी को दी है और संसदीय दल के नेता चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। तो ये दूसरी बड़ी तस्वीर थी आज के जो बड़ी खबर है उसमें से। अब जरा तीसरी तस्वीर आप देखिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से जब मिले आज तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की और लगभग पैर छू भी लिए थे, लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ के रोका और गर्मजोशी से दोनों के बीच मुलाकात हुई। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश के दिल में है मोदी और नीतीश के दिल में मोदी की तस्वीर, ये तीसरी बड़ी तस्वीर आज निकलकर सामने आई है। अब जरा चौथी तस्वीर आप देखिए, जहां नीतीश कुमार को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उनको आगे से रास्ता दिया गया। और यह बताता है कि गठबंधन में जब आप एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं तो गठबंधन और मजबूत होता है और उसका ये जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी आगे से नीतीश कुमार को रास्ता देते हैं क्योंकि नीतीश कुमार पीछे से जाना चाह रहे थे, मोदी के सामने से होकर गुजरना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये शिष्टाचार में नहीं आता है। लेकिन मोदी ने नीतीश कुमार को रास्ता भी दिया और खड़े होकर उनको आगे जाने के लिए राह भी बताई। और सबसे बड़ी बात है, अब जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर आप देखिए जहां पर चिराग पासवान को दुलार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ये आप देखिए चिराग पासवान को गले मिल रहे हैं, उनको जो है उनके माथे पर जो है दुलार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। और ये बताता है कि गार्जियन के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों और अपने सहयोगी गठबंधन के नेताओं को, सांसदों को उनका ख्याल भी रखते हैं और वक्त आने पर उनके साथ खड़े भी होते हैं। अब एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है, सर पर हाथ किसके है? ये बांसुरी स्वराज हैं, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। सुषमा स्वराज तो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज इस बार पहली बार सांसद बनी हैं दिल्ली से। और जब वो पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंची तो उनके सिर पर हाथ रखा बांसुरी स्वराज के, और ये भी खास लम्हा था। लेकिन इसके पीछे एक तस्वीर और है, जरा उस तस्वीर को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि पीएम मोदी हर एक बात का ख्याल रखते हैं। उस तस्वीर को भी चलाइए अगर हो तो, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि बांसुरी स्वराज ने आज याद किया था अपने पिताजी को। और ये देखिए वो तस्वीर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आज बांसुरी स्वराज ने अपने पिताजी को याद करते हुए ये लिखा था, एक्स पर पोस्ट करते हुए, कि मुझे अपने पिता के द्वारा सर पर हाथ फेरा जाना याद आता है। ये सुबह सुबह उन्होंने पोस्ट किया और इस पोस्ट को संभवतः मोदी जी ने देखा होगा और इसलिए जब बांसुरी स्वराज पीएम मोदी के सामने आई तो उनके सर पर एक पिता के तौर पर हाथ भी रखा और वो तस्वीर आपके सामने है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को चुन लिया गया। लेकिन अभी बात जो हम कह रहे हैं कि मोदी की ताकत मोहन और विष्णु, मोहन यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णु यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। ये ताकत इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों की 40 सीट में से 39 सीट यानी कि 39 सीट्स यहां से पीएम मोदी को दी गई हैं। और मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक बड़ा योगदान रहा है। आज एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद दिल्ली भी पहुंचे
और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को जब नेता चुना गया, एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, इस देखिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ में हैं। आज एनडीए गठबंधन ने संसदीय दल का नेता चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कैसा क्षण था, क्या अनुभव किया आपने वहां पर? देखा तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन बहुत सामान्य तरीके से सबने अपना समर्थन दिया। काफ़ी उत्साहजनक और उल्लास से भरा हुआ वातावरण था और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने मोदी जी का बड़े दिल से समर्थन किया है और उनके 10 वर्षों के कार्यकाल को सभी ने याद भी किया और आने वाले समय में अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता यदि किसी में है तो मोदी जी में ही है। ये भी सभी लोगों ने अपने भाषण में व्यक्त किया है। उन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया उसका उल्लेख किया और भविष्य में मोदी जी की जो कल्पना है 2047 में विकसित भारत बनाने का और 2029 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुँचाने का, इसको भी सभी ने उल्लेख करके अप्रिशिएट किया। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि गांव और शहरों का अंतर मिटेगा, गरीब और अमीर का अंतर मिटेगा, मोदी जी ही सबसे योग्य और सक्षम नेता हैं और उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता और सदन के नेता के रूप में सभी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आपने भी मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में, कई लोकसभा सीटों में आप गए। जो नतीजे आए हैं, जब आप जनता के बीच में जा रहे थे तो आपको लग रहा था ये नतीजे हमारे इसी तरीके से परिणाम आने वाले? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में तो जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे चुनाव के थे तो मैं यही कहता था कि 29 सीटें आ रही हैं। लोग कहते थे नहीं कैसे आप कह सकते हैं, तो आपने कहा भाई पिछली बार 29 में 28 आई थी, एक सीट हमारे थे और वो भी 35,000 से छिंदवाड़ा, तो इस बार हम वो 35,000 का अंतर भी ख़त्म कर देंगे। तो 29 सीटें आई। तो ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन ने पूरी तरीके से समर्थन किया है और अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के और हैट्रिक लगाएंगे और देश 2047 की जो अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर आगे चलेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। उधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। विस्तार न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ में हैं। आप उस कार्यक्रम में थे जब एनडीए गठबंधन ने संसदीय दल का नेता चुना मोदी जी को, कैसा अनुभव रहा? बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर नेता के रूप में चयन किया है और एनडीए ने पूरी तरह से प्रस्ताव रख करके और आज उनको नेता के रूप में चुना है। ये हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है। उनने पूरे भाषण में एक चीज कही, अभी तक मोदी की गारंटी चलती थी, आज उन्होंने कहा कमिटमेंट है ये मेरा, ये कोई मेरा चुनावी वादा नहीं है कि देश को विकसित भारत बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। 2047 का उन्होंने कहा है और निश्चित रूप से 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा। ये संकल्प है, कमिटमेंट है, ये संकल्प है और विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का भी संकल्प है। तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में काम होगा। मध्य प्रदेश ने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है, सारी 29 सीटें जीती हैं, तो प्रतिनिधित्व की कितनी उम्मीद देख रहे हैं, कितना प्रतिनिधित्व? अब ये उनका शीर्ष नेतृत्व का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने विवेक से स्वयं इस बात का फैसला करेंगे। थैंक यू। तो ये थे जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो कि कह रहे हैं कि काफ़ी हर्ष का विषय है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और निश्चित रूप से 2047 का जो संकल्प है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। उधर ग्वालियर से सांसद चुने गए भारत सिंह कुशवाहा भी दिल्ली में मौजूद थे। विस्तार न्यूज ने उनसे भी बातचीत की है, देखिए। ग्वालियर लोकसभा सीट से सांसद भारतीय जनता पार्टी के भारत सिंह कुशवाहा जी भी हमारे साथ में हैं। ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, क्या मायने समझते हैं उसके, क्या असर रहा, क्या कारण रहा? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का काम पूरे देश में अच्छा है, विकास अच्छा है, योजना अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। जनता को सरकार के माध्यम से जो जनता की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की, इसलिए पूरे देश की जनता प्रसन्न थी। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खुले मन से आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज एनडीए गठबंधन ने संसदीय दल का नेता उन्हें चुना है। आप वहां पर मौजूद थे, क्या क्षण था, क्या लगा आपको? देखिए, सच्चाई है, प्रधानमंत्री जी के अंदर वो क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देश की प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, विश्व के पटल पर हमारा देश गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को विश्वास है, हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं उनको भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस देश का भला करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से इस देश का भला होगा, हम सबका भला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो क्षमता है कि वो सबके बारे में सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसकी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें काफ़ी खुशी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। उधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बीजेपी से चिंतामणि महाराज सांसद बने हैं। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने विस्तार न्यूज़ से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के भाजपा के 10 सांसद आज दिल्ली पहुंचे हैं, चूंकि आज भाजपा संसदीय दल की बैठक थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए सरगुजा से नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज भी पहुंचे हैं और महाराज जी हमारे साथ हैं और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। महाराज जी, आज दिल्ली आ गए आप और सांसद बन ही गए। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मिला और जनता के आशीर्वाद से और केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में भी काफ़ी उनका सहयोग रहा है और जनता का आशीर्वाद मिला और आज सांसद के रूप में दिल्ली आया। प्रधानमंत्री मोदी गए थे आपके प्रचार के लिए, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा लगता है सर। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो सबसे पहले आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उनके जाने से बहुत अच्छी स्थिति बनी वहाँ पर और मेरे प्रचार में गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से पुनः धन्यवाद भी देता हूँ और सादर प्रणाम भी करता हूँ। महाराज जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल जो है बेहाल हो गया है, मतलब एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली है, क्या बोलेंगे कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के लिए कोई टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा स्वभाव में रहा है कि मैं, और आप तो कांग्रेस में रहे भी हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं दूसरे का लाइन छोटा करने की अपेक्षा अपना लाइन बड़ा करना उचित समझता हूँ। कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि आपके खिलाफ एक बनाया जाए माहौल कि आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, विरोध, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। देखिए, विपक्ष तो भूमिका तो बनाता ही है और वो भी चुनाव का समय हो और विपक्ष चुप रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जनता का स्नेह प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उनका प्रयास विफल हुआ और जनता का आशीर्वाद काम आया। मैडम से एक सवाल ले लेते हैं, आप सांसद बन गए हैं, आज आप साथ में हैं, तो क्या माहौल और क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सांसद बन गए हैं तो जी। और ये चिंतामणि महाराज हैं, सरगुजा से सांसद बने हैं और दिल्ली पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि बहुत खुशी हो रही है, अब एक जिम्मेदारी भी मिली है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अब तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपीपीएससी में सफल हुए उम्मीदवारों को बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई। आपकी इस कामयाबी से मध्य प्रदेश के प्रति आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समस्त चुनौतियों को पार कर मध्य प्रदेश को मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने एमपीपीएससी में 10वीं रैंक हासिल करने वाली ज्योति राजौरे से मुलाकात की। उन्होंने ज्योति राजौरे को मिठाई खिलाई, शुभकामनाएं दी, बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये नरेला परिवार के बेहद ही गर्व का पल है। बहन ज्योति की सफलता सभी के लिए प्रेरणा है। ज्योति राजौरे 2017 से तैयारी कर रही थी और अब उन्होंने 10वीं रैंक हासिल की है। परिवार में खुशी का पल आया है। हमारे नरेला परिवार की, नरेला विधानसभा की बहन ज्योति राजौरे जी पीएससी में सिलेक्ट हुई हैं और केवल सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि उन्होंने रैंक भी हासिल की है। आज मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई देने आया हूं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ज्योति बहन का जो ये सफलता का जो सफर है ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि वो विवाहित हैं, परिवार के साथ हैं, उनका बेटा है। वो सब जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, सफलता अर्जित की है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वो बहुत। उधर ज्योति से बात की है विस्तार न्यूज संवाददाता सूरज ने। क्या कुछ ज्योति ने अपनी सफलता की कहानी बताई है, देखिए। कल देर रात एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया और इसमें लड़कियों ने भी बाजी मारी है। टॉप 10 की अगर बात करें तो टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ ज्योति राजौरे जी मौजूद हैं और ये अब डिप्टी कलेक्टर इन्हें बोला जाएगा। डिप्टी कलेक्टर ज्योति राजौरे जी मौजूद है। बात करेंगे कि कैसा संघर्ष रहा और डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंचने के लिए तैयारियां कैसे की, कहां से मोटिवेशन मिला। मैम, सबसे पहले विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कैसे संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि अब एक लंबा संघर्ष किया होगा आपने, और कितने अटेम्प्ट किए, कैसे तैयारी किया? संघर्ष ये रहा सर कि ये बालक मेरा प्ले स्कूल में था, तब मैंने स्टार्ट किया और आज ये 5th क्लास में आ गए हैं, तो करीब 6 से 7 वर्ष मुझे हो गए तैयारी को। चूँकि बीच में कोविड भी आया, उसकी वजह से भी विलम्ब रहा। तो ये मेरा मेंस के तौर पर मेरा चौथा प्रयास था और साक्षात्कार के तौर पर ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो अब जाके मुझे सफलता मिली। मैंने 2017 से शुरुआत की थी एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले किसी प्रशासनिक पद में आप रही हैं या इससे पहले कहाँ थी? जी सर, मैंने BHMS किया है। तो विवाह के पश्चात मैंने, चूँकि मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी शादी हो गई थी 2011 में, उसके पश्चात मैंने भोपाल आकर कुछ समय जॉब किया, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की और फिर 2014 में बेटा हुआ और उसके 3 वर्ष के पश्चात मैंने इसे पर्याप्त समय दिया और उसके 3 वर्ष के पश्चात मैंने तैयारी शुरू की। हमारे यहाँ ऊपर रेंट पे रहने के लिए एक फ्रेंड आई थी मेरी, नायब तहसीलदार, तो बस उन्हीं से वो मेरा इंस्पिरेशन रही और तभी से ये जर्नी चल रही है और आज कंप्लीट हुई है। तो उनसे प्रेरणा मिली और आपने सोचा कि आपको भी प्रशासनिक सेवाओं में जाना? मुझे भी उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उनकी बुक्स को पढ़ा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से थी, मैंने कभी इन सब चीज़ों को पढ़ा नहीं, लेकिन जब मैंने नया सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा, और लगातार मुझे सफलता मिलती रही तो परिवार ने भी साथ दिया। तो जी, तो ये हमारे साथ आने वाले समय या यूँ कहूँ कि अब कुछ दिन बाद डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी में बैठे हुए दिखाई देंगे। जो कैमरा पर्सन नागिन के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज।